बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज इस हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी, पता नहीं जाते जाते या रुकते रुकते की कामयाबी है। ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की आज की समिट पाकिस्तान के लिए दिसंबर के बाद कुछ ही महीनों के बाद एक और इस तरह की समिट होना पाकिस्तान के लिए खारजा अमूर के हवाले से, खारजा अमूर के एतबार के साथ साथ इमेज के हवाले से एक बहुत मस्बत किस्म की सूरत हाल डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है। 22 तारीख को बड़े अरसे से बिलखुसूस जैसे ही अपोजिशन के जो आवाज़ें और सदाएं बुलंद होने लगी और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई सियासत का सामना था, उसमें 22 तारीख एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसलिए क्योंकि 8 तारीख को अपोजिशन ने अदम एतमाद का वोट के रिक्वेजिशन दी और 22 तारीख तक वैसे स्पीकर को इस इजलास को बुलाना था। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए, नॉट जस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। आज का जो इजलास हम लोगों को, एक तो ओपन इजलास हुआ जो कि तमाम लोगों ने मीडिया पर देखा, मीडिया के कुछ लोग वहां मौजूद भी थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इजलास थे जो कि बंद कमरों में होना थे, जिसके अंदर बाकायदा डिस्कशन होनी थी, इन डेप्थ डिस्कशन होनी थी मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। तकरीबन 100 से जायद एजेंडाज मौजूद थे जिनके ऊपर मुख्तलिफ वज़राए खारजा की मुख्तलिफ सेगमेंट्स की डिस्कशंस होना थी और ओआईसी ने उनके ऊपर आगे डिसीजंस देना थे। आज की जो ये ओआईसी की वज़राए खारजा की मुलाकात है, इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन हम लोगों ने देखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा मुफस्सल गुफ्तगू की तमाम वज़राए खारजा से। ओआईसी के अंदर इस इजलास के अंदर कश्मीर के बारे में बड़े खुलेआम, बड़े खुले अल्फाज में, बड़े जो दबाकर, जोर लगाकर जो है वो बात की गई। किसी ने अपने वर्ड्स को च्यू नहीं किया। इंडिया के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को हर तरफ से जो है वो रिबट किया गया, उसको बुरा जाना गया, उसके खिलाफ बोला गया। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के बारे में बड़े वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर, इस मौजूद इस्लामाबाद के अंदर जो आज समिट हो रही थी, इसके अंदर आवाज़ें, सदाएं बुलंद हुई। फ़लस्तीनियों के हुकूक की बात की गई। इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से इस मामले को बैठकर हल करने के बारे में बात हुई। ना सिर्फ ये, अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अफ़गानिस्तान के बारे में आज कुछ फरमाया। जो फरमाया पहले वो सुन लीजिएगा। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. ना सिर्फ ये, the people of Afghanistan. अफगानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, तीनों के बारे में बात की। साथ ये भी बोला कि हम लोगों को अपने ऊपर एतमाद होने की ज़रूरत है। अगर अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा मुस्लिम उम्मा का। हमारे यहाँ आज जो है वो 57 ममालिक के वज़राए खारजा, मुबस्सरीन और वफूद शरीक थे। ऐसे में फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनके मुताबिक 32 फॉरेन मिनिस्टर्स थे, 700 डेलीगेट्स थे। कहा जा रहा है कि 15 ममालिक के मुबस्सरीन भी मौजूद थे। कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया समेत तकरीबन 140 करारदादें हैं जिनकी जो पेश की जाएंगी। ना सिर्फ ये ओआईसी की मेंबरशिप जो है वो 1 साल के लिए पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी। आज चीन के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। चीन के वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा ओआईसी के किसी इजलास के अंदर मौजूद हुए हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन और डेवलपमेंट है। अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक के सूरत हाल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो डेवलप हो रहा है, इसके बारे में बड़े क्लैरिटी से बात की गई। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान इससे पहले भी 4 जो कॉन्फ्रेंसेज हैं फॉरेन मिनिस्टर की ओआईसी की, वो होस्ट कर चुका है। सेकेंड ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस थी वज़राए खारजा की दिसंबर 1990 के अंदर, 11th ओआईसी की कॉन्फ्रेंस मई 1980 के अंदर, 21st ओआईसी की कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1993 में, 34th ओआईसी की कॉन्फ्रेंस मई 2007 के अंदर। ये वज़राए खारजा की बात हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इवेंट था वो था 1974 के अंदर, 22 फरवरी 1974 को, जब भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर के अंदर हम लोगों ने वेलकम किया था मुख्तलिफ
ममालिक के सरबराहान को। वो बात अलग है कि बाद में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ क्या हुआ, दैट्स रिटन इन हिस्ट्री। लेकिन आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से ये कितना बड़ा कदम है, कितने हमने पंजे गाड़े हैं डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर। और यहाँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसके ऊपर बड़ा मैच्योर स्टैंड लिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा वेलकम कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसको इररिस्पॉन्सिबल कहा गया था बहुत सारे लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बाद उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ अर्से पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी वजीर आजम इमरान खान को नहीं वजीर आजम के तौर पर प्रोटोकॉल देना चाहिए। यहाँ जब पाकिस्तान की बात आती है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल साइड पर हो जानी चाहिए। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर हम लोगों को समझनी चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर्स, बड़े एक्सपीरियंस एम्बेसडर्स हैं 3। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एम्बेसडर है पाकिस्तान के GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया GR बलोच साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। शाहिद कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू एज वेल। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इत्तलात ये भी थी कि बहुत सारे वज़राए खारजा को, बहुत सारे ममालिक को बाकायदा भारत की तरफ से भी कॉल की गई कि आप किसी अपने डेप्यूटी को भेज दें, किसी अपने छोटे को भेज दें, छोटे ओहदेदार को भेज दें, लेकिन खुद ना जाएं और इस जो समिट है इसको बॉयकॉट करें। लेकिन एक बहुत बड़ी सक्सेस पाकिस्तान की और इस गवर्नमेंट की रही। सबसे पहले मुनीर अकरम साहब, आई विल कम टू यू। आप इस OIC की समिट बिलखुसूस दिसंबर के बाद फौरी तौर पर, GR बलोच साहब, फौरी तौर पर मार्च के अंदर विद इन 3-4 मंथ्स के गैप में ये एक और समिट होना, इसको आप कैसे देखते हैं GR बलोच साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बहुत सालों के बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, और ख़ास तौर पर मैं तो चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का हिस्सा रहा हूँ कई दिहाइयाँ, लिहाजा मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है जो काम किया है वज़ारत ख़ारजा ने, जिस तंदही से और जिस फिनिश के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के अंदर कि आउट ऑफ 48 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं। मेरे ख्याल में कि 1974 का जो तारीख़ी इजलास था उसके बाद अगर कोई अहम इजलास मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछिए तो आज का हमारा है। इट हैज़ रीसेट आवर complete foreign policy in terms of not only Islamic Ummah, but it has brought Pakistan on the international forum as a prominent Muslim country, जो कि जिसका एक प्रेस्टीज है, जिसका एक रिस्पेक्ट है, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एक नया स्टार्ट मुस्लिम उम्मा को मिलेगा, और पाकिस्तान के हवाले से तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत ही अच्छी तदा है। बहुत सालों के बाद बहुत ही अच्छी खबर है जिसका हमें बहुत इंतज़ार था बहुत सालों से, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम इस्लामिक उम्मा को। चूँकि इस वक्त ये अहम इसलिए भी है कि जिस किस्म की आपको चैलेंजेस दरपेश हैं मुसलमानों को और पाकिस्तान को, उस लिहाज से 48 फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे आना, और फिर उस पर तुर्रा और उसके ऊपर तुर्रे इम्तियाज़ जो है इसका, कि एक उभरती हुई क़ुव्वत चाइना जो है उसने अपना मख़सूसी नुमाइंदा फॉरेन मिनिस्टर जो कि सबसे अहम ओहदा रखता है उनकी डिप्लोमेटिक सर्विस का, वो तशरीफ लाएं। उन्होंने ख़ास तौर पर बात की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान। बलोच साहब, इट इज इंडीड एन अचीवमेंट। शाहिद कियानी साहब, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि चीन वैसे इकोनॉमिकली तो अब सुपर पावर बन चुका है। इकोनॉमिकली इट हैज़ सुपरसीडेड अमेरिका इन मैनी फ्रंट्स। हाँ, वो ज़रा लड़ने झगड़ने वाली बात, चीन का ज़रा मौक़िफ़ अलग है, अमेरिका का मौक़िफ़ अलग है। लेकिन आज पहली दफ़ा OIC के वज़ीर ख़ारजा का इस तरह की समिट के अंदर शमूलियत इख्तियार करना और इतने सारे ममालिक का पाकिस्तान को एक तो कश्मीर कॉज के ऊपर सपोर्ट करना। वो इंडिया हैशटैग चलाया करता था, हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान। ये हैशटैग आइसोलेट इंडिया तो नहीं हो गया? देखें जी, बात यह है कि मेरे अभी कुलीग ने कहा भाई ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है OIC की, बड़ी इसकी अहमियत है। और चीन का यहाँ होना, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, इसको चीन को बुलाना बड़ा रेलेवेंट है, इसलिए कि चीन का मुसलमान जितने ममालिक हैं उनके साथ बड़े करीबी आशी ताल्लुक भी है, तजारती ताल्लुक भी है, और यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी है। तो उनको यहाँ बुलाना बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये फ़लस्तीन के बारे में बहुत बड़ा ज़ोर से कहा कि भाई हम उनके साथ खड़े में, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात वो की है उन्होंने।
और वो चाहते भी हैं कि ये जो यूक्रेन के साथ ये जो जंग है रूस की, ये पीसफुली हल की जाए इसकी, क्योंकि तनकीद से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप बीच में पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि जी किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त सिविलियंस जो हैं वो मर रहे हैं। I'll come back to you. I'll come back to you. I'm sorry, I'm cutting you short. I apologize for that. मुनीर अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। मुनीर अकरम साहब, यूएन के बाद सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म है मुमालिक के इज्तिमा का तो ओआईसी है, और आज यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का पैगाम भी आज की ओआईसी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्ले किया गया बाकायदा। उनकी भी बड़ी नेक तमन्नात थी। आप डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर इसको किस हद तक की विक्ट्री समझते हैं पाकिस्तान के लिए? 4 महीनों के अंदर 2 समिट्स फॉरेन मिनिस्टर्स की। जी, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए, पहली चीज़ तो ये इतनी दुनिया की ममालिक, जो इस्लामी दुनिया की पूरी ममालिक हैं, और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स साहब, ये सब आए हैं पाकिस्तान की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी के मौके पे। ये कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए हैं। ये एक बहुत अहम एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी है पाकिस्तान के साथ। तो पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और उसकी क्या अहमियत है दुनिया में। दूसरी चीज़, ये बहुत एक नाजुक वक्त है, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया, जो यूक्रेन में जो मसला है और जो उसके इम्कान हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर दुनिया के, वो भी हमने देखना होगा कि इस्लामी दुनिया को किस तरह से वहाँ पोजीशन किया जाए। और उन्होंने जो कहा है कि इस्लामी दुनिया एक फोर्स फॉर पीस होगी। फोर्स यानी कि हम राइवलरी, मिलिट्री राइवलरी में नहीं शामिल होंगे, पर हम एक फोर्स ऑफ पीस होंगे और चीन के साथ हम काम करके एक सलाह कुछ ये मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत इम्पैक्ट है। कोविड का पेंडेमिक के इम्पैक्ट है, जो सप्लाई चेन्स ख़त्म हो गई हैं उसकी वजह से, और जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट्स आ रही हैं। तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस, वीट प्राइसेस, सब जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। उसको किस तरह से हमने हल करना चाहिए? ये इस्लामी दुनिया अगर सॉलिडारिटी दिखा सके तो वो इन मसले का भी हल हम ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत अहम वक्त पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसके नतीजे काफ़ी मीनिंगफुल होंगे, ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में पर इंटरनेशनल रिलेशंस में। Before I move on to the other guest, मुनीर अकरम साहब, वेस्टर्न वर्ल्ड इस इज्तिमा को, पाकिस्तान की चीन से क़ुरबत को, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात तो वाज़े हो गई थी कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान किसी एक साइड पर जाए, सॉवरन कंट्री है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन रशिया की बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। इस तरह ओआईसी के हवाले से एक्टिव होना पाकिस्तान को एक ऐसे टाइम पर जब मुख्तलिफ ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड यूएई बाइडन की फ़ोन कॉल लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है, ऐसे मौके के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड इस समिट को कैसे देख रहा है? देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड भी देख रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत एक अहम वक्त पे हो रही है और बहुत अहम मुल्क यहाँ शामिल हैं। तो बाइडन हुकूमत ने भी अपना नुमाइंदा भेजा है जी। जो उनकी स्पेशल एनवॉय है ओआईसी के लिए, उनको उन्होंने भेजा है, वो भी शिरकत कर रही हैं कॉन्फ्रेंस में। सो पूरी दुनिया हमने जमा की है एक इस्लामाबाद में इस मौके पर 75th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। तो उसकी अहमियत हमें समझनी चाहिए और हमारी आवाम को भी समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो रुख है, जो पोजीशन है, वो माना गया है और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारी एक बहुत अहम पोजीशन है। और जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ करता है वो बिल्कुल एक्सपोज हो। वेरी ट्रू। और वो हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान की जो मैं बात कर रही थी, वो वाली बात बिल्कुल मुनीर अकरम साहब बजा फरमाई। शायद कियानी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। मैंने कहा कि ये अभी मुनीर अकरम साहब हमारे बड़े सीनियर
मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, जिन्होंने भी बात कही है कि जी जिसकी अहमियत है कि देखें अमेरिका तक के अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है तो उसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन असल बात अब यहाँ आएगी, जो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर थी, अगर आप उसकी क्रिटिक करें तो देखें कि असल जो मसले मसाइल हैं दुनिया के अंदर, जो मुसलमान ममालिक जिसके साथ जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि देखें ना, अब सबसे पहली तो बात है कि इत्तेहाद की फुकदान है पूरे मुसलमान ममालिक में। देखें ना, एक तरफ आप देखें कि अभी सबसे बड़े आप देखें कि जो यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक बिल्कुल फॉरगॉटन वॉर है। वहां से कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वो सऊदी अरेबिया पर अटैक होते हैं। सऊदी अरेबिया की और ईरान जो हैं वो दोनों एक पेज पर नहीं है, उनकी बातचीत हो रही थी फिर वो खत्म हो गई। तो इत्तेहाद तो ऐसे नहीं हो सकता ना, उसका फुकदान है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी कश्मीर और फलस्तीन को बिल्कुल लिप सर्विस दे रहे हैं और भूल गए हैं। लेकिन उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, अभी कई अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बना लिए, ये कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है जी, वो सॉवरन कंट्रीज हैं। लेकिन साथ आपने ये भी नहीं करना कि भाई जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जो फलस्तीनियों के लिए है उसको तो ना भूलें ना। इसी तरह कश्मीरियों के साथ अरसा दराज से उनके साथ जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को चीन के मुकाबले में खड़ा करने के लिए इसको भूल गई हैं। ये तो ज्यादती है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि हम तो फेल कर दिया दोनों को। फिर वो ये जो चैलेंजेस हैं, फिर वो आपने ये जो अभी मुनीर अकरम साहब सही कह रहे थे, ये जो यूक्रेन की जंग है, रूस और यूक्रेन की, इसका फॉल आउट बहुत सीरियस है। और ऐसे मुल्क जिस तरह हमारे मुल्क है जो इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं है, उनके लिए तो बहुत सीरियस है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो मेंशनड। अभी मैंने जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ भी जाना है यही सवाल लेकर के, ये जो रूस यूक्रेन का मसला है, ऐसे में आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने यही फरमाया कि OIC से भी ये तवक्को की जाती है कि इसका भी कोई ऐसा सोल्यूशन, जो हम लोग इतने 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की, इसका एक असर रसूख है पूरी दुनिया के ऊपर, इसका क्या सोल्यूशन तजवीज़ किया जा सकता है। लेकिन जनरल साहब मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े गई थी जनरल अमजद शोएब साहब, दुनिया बड़ी ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है, एक बड़ी रद्दोबदल की सी सूरत हाल नजर आ रही है। एक सुपर पावर जिसकी कॉल का सब इंतजार करते थे, आज उसकी कॉल रिसीव करने को लोग तैयार नहीं है। सऊदी अरब में और UAE ने, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक है, अमरीकी अखबारों के मुताबिक है कि जो बाइडेन का जो कॉल है वो रिसीव करने से इनकार कर दिया। टू बी प्रिसाइज, एक US ऑफिशियल ने कहा, देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फोन कॉल बट इट डिडंट हैपन। ये KS से यानी सऊदी अरब और UAE की बात हो रही है। क्या हो रहा है जनरल साहब, चीन और रशिया, और ये यूक्रेन और रशिया वाले मामले के बाद चीन और रशिया की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया के अंदर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्हाट इज हैपनिंग, इज दिस द एशियन सेंचुरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निका, मसला ये हुआ है कि ये यूक्रेन की जंग से पहले अमेरिका वाहिद मुल्क था जो विच वाज कॉलिंग शॉट्स, और सब उसी की तरफ देख रहे थे। और यूक्रेन की जो जंग हुई इसने बहुत सारी चीजें खोल के रखी। उसमें नेटो भी आज महसूस कर रहा है, और जो आप देख लीजिए कि ये साउथ चाइना सी के लिए जो क्वाड बनाई गई, वहां भी रीथिंकिंग भारत दोबारा सोच रहा है कि क्या अमेरिका पे रिलाई किया जा सकता है। आज जो चीज सामने आई है यूक्रेन की वॉर में वो ये है कि जंग यूक्रेन ने ही लड़नी है, मगरबी दुनिया सिर्फ उनको हथियार दे सकती है। मुल्क मैदान जंग यूक्रेन ही रहेगा, तबाही वहीं होती रहेगी। ये यूक्रेन को फैसला करना है कि वो सिर्फ हथियार लेके अपने सारे मुल्क को तबाह करवाना चाहता है या नहीं, क्योंकि बाकी नेटो और अमेरिका जो है उनकी टोटल पावर ये है कि हमने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। आज दिन तक वो इंतहाई कमजोर मुल्क पकड़ के उसके ऊपर सारे चढ़ दौड़ते थे अपने सारे एलाइज के साथ, और मार के बड़ी दुनिया में बाबा होती थी। लेकिन आज वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। कोई भी मुल्क, भारत में ये सोच आ रही है कि चाइना के साथ बॉर्डर हमारे मिलते हैं, ये साउथ चाइना सी में कोई सिचुएशन डेवलप हुई तो बॉर्डर्स पे हमारे जंग होगी, ये भाग जाएंगे, अमेरिकी तो आएंगे नहीं साथ, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, लिहाजा हमें क्वाड में रहना चाहिए या नहीं, ये सोच भी वहां मौजूद है और बिल्कुल इस पे डिबेट हो रही है।
और दूसरी तरफ ये है कि यूरोप में भी एक थिंकिंग आ रही है कि हमने अमेरिका का साथ दिया, एनर्जी हम ले रहे थे रशिया से, रशिया जो पार्टी यूरोपियन कंट्री है, तो क्या उस पे ये यूरोप जो है वो अपनी इकोनॉमी पूरी को कुर्बान करके रख दे सिर्फ इसलिए कि अमेरिका डिफाई कर रहा है? सही। तो बात ये है कि इस वक्त अपने अपने मफादात सामने नजर आ रहे हैं और अमेरिका और यूरोप जो है वो बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। टोटल जो खेल इन्होंने खेला वो सैंक्शंस का है। अब अगर कुछ मुल्क मिलके जिनमें के टॉप इकोनॉमी जो है वो चाइना की मौजूद है और इंडिकेशंस हैं, बात मुल्क कह रहे हैं कि हम युआन में डील करने के लिए तैयार हैं, खास तौर पे सऊदी अरेबिया कंसिडर कर रहा है कि हम युआन में इनको तेल देना शुरू कर दें, क्योंकि ये चाइना उनका सबसे बड़ा खरीदार है तेल, तो वो उसको हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे। और युआन वैल्यू है उसकी इस वजह से कि चाइना से इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को अगर आप सामने रखें, और आज अगर एक नया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो स्विफ्ट को रिप्लेस करते या स्विफ्ट के साथ एक और सिस्टम पूरी तरह चल निकले, तो अमेरिका के पास क्या रह जाएगा? डायरेक्ट वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे जंग में और सैंक्शंस बेकार हो जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी पावर अभी तक उनका फेडरल रिजर्व रहा है। जान साहब, जो गेम थी वो पेट्रोल को लिंक कर दिया था डॉलर पे कि जी पेट्रोल जितनी भी ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी, और ये सारे मुल्कों ने मान लिया। उसके बाद उन्होंने सिस्टम बना के तो लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया। छोटे छोटे मुल्क तो सैंक्शन बर्दाश्त करते रहे इस वजह से कि उनके पास चारा नहीं। राइट। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी कोई चारा नहीं है कि ये मुल्क जो है चाइना वगैरह, चाइना, रशिया और कुछ और मुल्क मिलके ये एक मुतबादल निजाम बनाए ताकि सैंक्शन पे काम। और जिस दिन सैंक्शंस का ड्रामा खत्म हुआ या वो कमजोर पड़ गया तो फिर इनके पास और कुछ नहीं है करने को। ये इस बार भी ऐसा कुछ और नजर नहीं आया। जान साहब, पॉइंट नोटेड। अच्छा, इतनी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जी आर बलोच साहब, पाकिस्तान के अंदर ये होने वाली ओआईसी के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई, वो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये मौक़िफ़ था कि आप अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज रखें, लेकिन एज 1.5 बिलियन पीपल, पूरी दुनिया के अंदर 1.5 अरब की आबादी होना कोई छोटी बात नहीं है, तकरीबन 7-7.5 अरब की आबादी के अंदर से, और एक यूथ बल जो ना आगे आने वाले वक्तों के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होना यूथ मुसलमानों की, ऐसी सूरत हाल में सेल्फ डाउट में ना पड़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, हमें खुद एतमादी नहीं है, कि क्या वाकई में मुसलमान ममालिक को खुद एतमादी नहीं है कि हम खुद से मिलकर एक ब्लॉक बना लें तो एक बहुत बड़ी ताकत होंगे, लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा, वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, बजाय ये कि हम लोग दूसरों की तरफ आते रहें। ऐसा होता हुआ नजर आता है ये भी सिर्फ बातों तक ही रहेगा या कागज तक ही रहेगा? देखिए, मुसलमानों का अलमिया जो है अक़वाम का मुश्तमिल और जो इंडिविजुअल कौमें हैं उनका अपना, कि एक तो ये कि बहुत सारे ममालिक जो इस वक्त ओआईसी का हिस्सा है उसको ना भूलिए कि तमाम के तमाम कॉलोनियल पावर, उनके ऊपर कॉलोनियल तसल्लुत था 48 तक, मेजॉरिटी जो थे फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे। लिहाजा हमारा सफ़र अभी तकरीबन तमाम लोगों का 70 साल तक ही रहा है। उसके बावजूद और इस आज़ादी के सफ़र में भी बहुत सारे ममालिक अभी तक भी मगरबी या कोई और जो बड़े ममालिक हैं उनके तसल्लुत में रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, हमने अपने इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं किए, जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है, मीडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं। लिहाजा ये जो सेल्फ डाउट की बात करते हैं वो एक एनालिसिस है, लेकिन ये तमाम कम्युलेटिव इफेक्ट है ऑफ आवर डेफिसिट्स, और ये डेफिसिट कोई जानबूझ के नहीं है। ये नहीं कि हम खुदा ना खास्ता पैथोलॉजिकली एक कमजोर कौम है या अक़वाम है या जिन्स है, वो चीज़ नहीं है। असल में तारीख का एक रेला है, सैलाब है, वो चलता है। अब जो इंडस्ट्रियल जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनका सफर हमसे 200 साल पहले शुरू हुआ। रेनेसां के बाद इंडस्ट्रियल जो है वो रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद कॉलोनाइजेशन से पूरी हमारी किताबें भी लेके गए, हमारी दौलत भी लेके गए, और पीछे क्या छोड़ गए? गुर्बत छोड़ गए, गुलामी छोड़ गए, और जो कुछ छोड़ गए वो इस किस्म की इंटरेस्टिंगली बलोच साहब वेरी वेल पॉइंटेड आउट, और इंटरेस्टिंगली उसको डार्क एजेस कहते रहे इंडस्ट्रियल एरा से पहले, जो कि हमारा असल में गोल्डन एरा था। कियानी साहब, शायद कियानी साहब,
अब जब मुसलमान एक बार फिर इस बात का इदराक रखते हैं, कम से कम शायद स्टेप अप करने को तैयार हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इस बात का इदराक रखते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान ममालिक की ज़रखेज़ ज़मीन हो या फिर तेल से माला माल हो या फिर जवाहरात से माला माल हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स से माला माल हो, उसको इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन उसका फ़ायदा मुसलमान ममालिक को एज सच नहीं हुआ। तो वो जो OIC को एक टुथलेस इदारा कहा जाता था, क्या वो दौर बदल रहा है? सबसे पहले मैं जरा अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, या आपने कहा बहुत जल्दी दूंगा कि जी ये जो UAE और सऊदी अरेबिया ने बाइडन की जो टेलीफोन कॉल जो है वो नहीं रिसीव की, मैं इसकी बताता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। 3 वजूहत हैं। एक तो जो यमन के अंदर जो जंग जारी है, उसके अंदर जो फॉल आउट है वो सऊदी अरेबिया का बड़ा डायरेक्ट है और UAE का भी। इसके अंदर बाइडन हुकूमत ने आते साथ ही हूती के जो लोगों को जो कोई टेररिस्ट लिस्ट पर रखा था हटा दिया। दूसरी बात है कि अभी ईरान और का जो न्यूक्लियर मुआहदा हो रहा है, इसका नेचुरली स्पीकिंग स्टेबिलिटी ईरान को ज़्यादा मिलेगी, सैंक्शन उठ जाएंगी। इनकी और साहब को पता है सऊदी अरेबिया के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ठीक भी नहीं है। अभी ये 5वां दौर होना था बायलैटरल टॉक्स का, वो ख़त्म हो गया। तीसरी चीज़ जो हुई है कि अमेरिका ने, देखें ना, सऊदी अरेबिया UAE की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका ऑयल है, और वो क्योंकि जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगाई गई तो अंडर प्रेशर आ गए दोनों UAE और सऊदी अरेबिया, इनसे पूछा नहीं गया। तो ये, और फिर ये एक और चीज़ जो हुई है वो ये है कि अब सऊदी अरेबिया को पता चला कि देखें यूक्रेन जैसे मुल्क में पहले कहा गया कि जी हम मदद करने आएंगे और फिर गायब हो गए। तो ये उनके लिए भी एक उनके बड़ा क्लोज एलाय है सऊदी अरेबिया का, तो ये उनको लिए भी बड़ा उनके लिए भी बड़ा ये दुख की बात है, बल्कि उनके लिए ये एक कॉशन है कि भाई अगर हमारे साथ ऐसे हो गया तो फिर अमेरिका जो है सिर्फ बातों में रह जाएगा। तो ये चीजें हैं वो हुई हैं। अब आ जाएं इसके मुताल्लिक की जी दौलत है इनके पास। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ, अगर आप देखें कि जहां भी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, जहां पर उनके पास दौलत आए, लेकिन वो उसका जो फायदा है वो आम आवाम तक नहीं पहुंचा। ये बता दूं, या अपने अवाम तक पहुंचा तो उसने जो कुछ उनके पास था उन्होंने उन मुस्लिम ममालिक को की तरफ नहीं इन्वेस्टमेंट की जहां पर वो बेचारे इकोनॉमिकली सॉवरन हो जाते। आज ज्यादातर मुसलमान ममालिक जो है, जिस तरह बलोच साहब बता रहे थे, कॉलोनियल लेगेसी है, वो उन्हीं की तरफ देखते हैं और वो उनको फिर यूज करते हैं। इसी वजह से जो फुकदान है इत्तेहाद का, ये कहना इसमें मुस्लिम ममालिक में, और जिस तरह भी वो बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने कि कश्मीर और फलस्तीन, ये क्यों ये बेचारे जो इतने इस इंपॉर्टेंट कई दहाइयों से फंसे हैं। कोई शायद इसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करनी है, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, उसके बाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैं इस बार कश्मीर के हवाले से, खुल के स्टेटमेंट्स आई हैं, कोई ढकी छुपी स्टेटमेंट नहीं आई। इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कश्मीर के ऊपर बात करनी है। बड़े अरसे बाद हम लोगों ने OIC में इतनी बबांगे दोहल बात करते हुए हम लोगों ने सुना तमाम लोगों को। GR बलोच साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, कश्मीर के बारे में जो गुफ्तगू हुई उससे आप सेटिस्फाइड है OIC में? देखिए, कश्मीर के हवाले से मुतमैन ना होना या होना नहीं, सबसे अहम है वक्त की बात और जगह की बात, टाइम एंड स्पेस। That is what makes an historical event an event. तो मेरे ख्याल में इसलिए OIC की जो स्टेटमेंट आई है और जो रेजोल्यूशन पास हुआ है और जो उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन इतने सालों के बाद कि कश्मीर के मुतालिक आगे रोड मैप क्या होगा उसको कबूल किया है, मैं समझता हूँ कि ये टाइम के हवाले से इसलिए कि इस वक्त जबकि हिंदुस्तान ने एक जालिमाना निज़ाम वहाँ पर कश्मीर में जुल्म ढा रहे हैं लोगों पर और उन्हें उसको एनेक्ट भी कर लिया है। प्लेस इसलिए कि पाकिस्तान की एक तारीख है कि कश्मीर के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं, हम उनके साथ खड़े रहे हैं। और फिर जो मौका है कि इसमें 48 फॉरेन मिनिस्टर्स आउट ऑफ 58 ने इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। राइट, शाहिद कियानी साहब। मैं तो समझता हूँ कि ठीक है जी, रेजोल्यूशन पास हुए बड़ी, लेकिन असल चीज तो ये होगी कि इन ममालिक में 2 ऐसे ममालिक हैं, UAE और सऊदी अरेबिया, जिनका हिंदुस्तान के साथ बहुत करीबी सियासी भी और इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ही करीब है।
मैं ये चाहूंगा कि ये दोनों मुल्क अपने ही वज़ीर ख़ारिजात को भेजें हिंदुस्तान और उनको बताएं कि ये जो कुछ आप कश्मीर में आपने किया है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और इस पर हम आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, इसके मुतालिक कुछ आप करें, तब मैं समझता हूँ कुछ बात बनेगी, वरना रेजोल्यूशन जो है वो पेपर पे रह जाएंगे। राइट। जीआर बलोच साहब, वेरी क्विकली, ये पेपर से प्रैक्टिकलिटी का सफर तय हो पाएगा? मेरा ख्याल है, देखिए, जितनी बड़ी स्ट्रगल्स होती है, अमल से पहले कहते हैं फिक्र, तो फिक्र के मराहिल में एक दफ़ा फिर हमने सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश की है। मैं कौम से मुराद अक़वाम की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिन्होंने तकरीबन कश्मीर को भुला चुके थे, और कश्मीर एक लिहाज से एक तारीख जो कि गुजर चुकी है उनके हवाले से, लेकिन एक दफ़ा फिर OIC के डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है, प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है। लिहाजा मैं समझता हूँ अगले 200 साल भी अगर हमें ये स्ट्रगल करनी पड़ी तो फिर भी हम करते रहेंगे। और कौमें जाग तो गई हैं। शाहिद खयानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जीआर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल अमजद शोएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अब जाग गई है कौम, जागते रहो कि सदाएं हमें लगानी पड़ेंगी कश्मीर के हवाले से बिलखुसूस। बट अ वेरी बिग थिंग और वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान के OIC के समिट 4 महीनों के अंदर 2 हुए, इसके ऊपर हुकूमत को सराहना बनता है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।